Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about Korean War, conflict between North and South Korea. अब ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट लेट मी टेल यू कि वर्ल्ड हिस्ट्री एपीएससी सीसीई एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, वो बस यूपीएससी सीएसई के सिलेबस में है. एट द सेम टाइम दिस टॉपिक कुड बी यूजफुल फॉर जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो एपीएससी और यूपीएससी दोनों के सिलेबस में है. देखते हैं कोरियन वॉर का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. देखिए, आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 वाज फॉट बिटवीन 1939 टू 1945 और वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस और उसके जो अलाइज हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसएसआर, जिसका न्यूक्लियस था रसिया, ये दोनों ग्रुप एक साथ थे एंड वेयर फाइटिंग अगेंस्ट नाजी जर्मनी एंड फासिस्ट इटली. तो एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे और दूसरे तरफ यूएस एंड इट्स अलाइज अलोंग विद रसिया थे. तो ये वो टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का, जब यूएस और यूएसएसआर दोनों एक साथ थे बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ नाजीज्म एंड फासिज्म. बट हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में भी देखा है कि यूएसएसआर और यूएस एंड इट्स अलाइज कंट्रीज के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस था एज फार एज देयर आइडियोलॉजीज आर कंसर्न. यूएस एंड इट्स अलाइज फॉलोड मार्केट मॉडल इन इकोनॉमिक्स एंड यूएसएसआर फॉलोड सोशलिस्ट मॉडल. तो एक फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये दोनों मजबूरी में एक साथ थे बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ नाजीज्म एंड फासिज्म. लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, बिकॉज ऑफ दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, a new kind of conflict या hostility began in world order, जिसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर, जिसमें यूएस और उसके अलाइज जो हैं वो काउंटर करने लगे यूएसएसआर. और इस तरीके से पूरी दुनिया जो है दो मेजर ब्लॉक में बट गई, यूएस ब्लॉक एंड यूएसएसआर ब्लॉक. हाँ, कई सारे ऐसे देश थे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज लाइक इंडिया हु नाइदर ज्वाइंट यूएस ब्लॉक नॉर यूएसएसआर ब्लॉक. And we started a new movement जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. But the point is कि with end of World War II, a new kind of hostile climate began in global order, जिसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं था बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक या उनके मेंबर कंट्रीज के बीच में. ऐसा सीधा सीधा लड़ाई नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्ट एक दूसरे को वो थ्रेटन करते थे या फिर पावर प्रोजेक्शन करते थे कि देखिए मैं ज़्यादा साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड हूँ. तो स्पेस रेस, न्यूक्लियर रेस हुआ. दैट वाज पावर प्रोजेक्शन अटेम्प्ट बाय बोथ द ब्लॉक्स. एट द सेम टाइम द टू ब्लॉक्स engaged into proxy war. They did not engage into direct confrontation but engaged in प्रॉक्सी वॉर. प्रॉक्सी वॉर मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, ये अगर प्रॉक्सी वॉर में इंगेज हो रहे हैं तो ये आपस में सीधा सीधा नहीं लड़ेंगे. ए किसी तीसरे देश सी को सपोर्ट करेगा, बी किसी चौथे देश डी को सपोर्ट करेगा, और सी और डी आपस में लड़ रहे हैं. सी को पीछे से सपोर्ट कर रहा है ए और डी को पीछे से सपोर्ट कर रहा है बी. इस तरीके से ए और बी के बीच में जो लड़ाई हुई उसको कहा जाएगा प्रॉक्सी वॉर. ए का प्रॉक्सी हो गया सी, बी का प्रॉक्सी हो गया डी, और इनके बीच में जो लड़ाई है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज प्रॉक्सी वॉर बिटवीन ए एंड बी. इस तरह के प्रॉक्सी वॉर कोल्ड वॉर के टाइम में देखे गए इन कोरिया, इन वियतनाम एंड देन लेटर ऑन इन अफगानिस्तान. ये तीन मेजर प्रॉक्सी वॉर देखे गए ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जहां पे यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक सीधा सीधा नहीं लड़ रहे हैं, बट दे आर सपोर्टिंग two opposite factions fighting each other.
तो वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रॉक्सी वॉर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वाज कोरियन वॉर, जहां पे यूएस ब्लॉक वाज सपोर्टिंग साउथ कोरिया एंड यूएसएसआर ब्लॉक वाज सपोर्टिंग नॉर्थ कोरिया। तो कोरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, कोरियन वॉर की हिस्ट्री देख लेते हैं। इससे हमें ये कोल्ड वॉर के दौरान जो प्रॉक्सी वॉर लड़ा गया उसके बारे में थोड़ा समझ आएगा ऑन द कोरियन पेनिनसुला। देखिए, ये जो कोरिया आप देख रहे हैं, जहां पे आज के डेट में ये कोरियन पेनिनसुला जो आप देख रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट यूनिफाइड कंट्री हुआ करता था। उस टाइम में स्टार्टिंग में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश नहीं थे। इट वाज एन इंडिपेंडेंट एंड ए यूनाइटेड कंट्री। बट 1910 में जापान अक्वायर्ड कोरिया। देखिए, एशिया के अंदर इकलौता ऐसा देश जो इंपीरियलिस्ट पावर बन करके इमर्ज हुआ वो था जापान, और जापान ने कोरियन पेनिनसुला को अक्वायर कर लिया और ये कोरियन कंट्री को अपना कॉलोनी बना लिया 1910 में। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आपको पता है कि जापान वाज अलाइड विथ जर्मनी एंड इटली एंड इट वाज ऑन द लूजिंग साइड। तो वर्ल्ड वॉर 2 में हारने के बाद दिस कोरियन कंट्री वाज अगेन मेड इंडिपेंडेंट। अब ये आजाद हो गया। नेचुरल सी बात है कि जब कोरिया आजाद हुआ, साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया 1945 में। तो अब कोल्ड वॉर शुरू हुआ और यूएसएसआर चाहेगा कि कोरिया के अंदर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रिवेल हो, और यूएस चाहेगा कि कोरिया के अंदर लिबरल डेमोक्रेटिक मार्केट प्रिंसिपल प्रिवेल हो, जो दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। कोल्ड वॉर वाज नथिंग बट एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द टू साइड्स। तो जापान ने कोरिया को गुलाम बनाया था। अभी 1910 से लेकर के 1945 तक कोरिया जापान का हिस्सा था, उसका कॉलोनी था। 1945 में यह आजाद हुआ। उसके बाद दोनों विनिंग साइड यूएसएसआर और यूएस चाहेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी यहां प्रिवेल हो। तो यूएसएसआर जो है वो यहां पे कम्युनिस्ट सरकार बनाना चाहता था, जबकि यूएस वांटेड टू हैव ए लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो इकोनॉमी में मार्केट मॉडल को फॉलो करे। अब यहीं से शुरू हुआ डिफरेंसेस। तो नदर्न साइड से, जहां पे थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ कोरिया, रसिया ट्राई टू प्रमोट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फ्रॉम दिस साइड, जबकि वहीं यूएसएसआर जो है फिर सदर्न साइड से काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, और इस एरिया के लोगों को, यहाँ के लोकल जो सिविल सोसाइटीज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको मोटिवेट कर रहा है यूएस टू अडॉप्ट लिबरल मार्केट प्रिंसिपल। तो नॉर्थ से यूएसएसआर वाज ट्राइंग टू प्रमोट कम्युनिज्म, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों को मोबिलाइज कर रहा है साउथ से यूएस, in order to have a liberal democratic market principle। और इस तरीके से एक सिविल वॉर सा स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर मतलब इंटरनल वॉर। ऊपर ऊपर से देख के लग गया कि इंटरनल वॉर है, वहां के लोग आपस में लड़ रहे हैं ऑन द इशू कि हमें कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए कि लिबरल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन ये सिविल वॉर असल में था प्रॉक्सी वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर ब्लॉक। ये सिविल वॉर, जिसको हम लोग कोरियन वॉर कहते हैं, ये 3 साल तक चला, 1950 से लेकर के 1953 तक। और फिर एक एग्रीमेंट हुआ, आर्मिस्टिस एग्रीमेंट, जिसमें तय किया गया कि 38 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके अलोंग कोरियन पेनिनसुला को डिवाइड किया जाएगा, इसका बंटवारा किया जाएगा। 38 डिग्री लैटिट्यूड या 38 डिग्री पैरेलल के अराउंड अलोंग कोरियन पेनिनसुला का बंटवारा किया गया, और नदर्न साइड को बोला गया नॉर्थ कोरिया, सदर्न साइड को बोला गया साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया रीजन में लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल फॉलो होगा, और नॉर्थ कोरिया में जैसा वो मॉडल चाहते हैं वो कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो होगा। और यहां पे ये जो 38 डिग्री लैटिट्यूड है या 38 पैरेलल जिसको भी कहा जाता है, यहां पे एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया। डीमिलिटराइज्ड जोन मतलब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही एक ठीक ठाक सा एरिया यहां पे वैकेंट छोड़ेंगे,
कोई भी यहाँ पे अपने आर्म्ड फोर्सेस को स्टैब्लिश नहीं करेगा ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। ये आर्मिस्टिस जो साइन हुआ दोनों साइड्स के बीच में, उसका आउटकम था 38 पैरेलल, आई एम सो सॉरी, एंड डीमिलिटराइज्ड जोन। उसके साथ ही साउथ कोरिया बिकेम ए लिबरल डेमोक्रेटिक मार्केट ओरिएंटेड कंट्री एज वेल एज इकोनॉमी, एंड इट इज नाउ नेचुरल अलाई ऑफ यूएस। तो अगर आप ईस्ट एशिया में देखें तो साउथ कोरिया, जापान, साथ ही साथ फिलीपींस, ये सब यूएस के एलाइज हैं। जबकि वहीं नॉर्थ कोरिया, नेचुरल सी बात है कि नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई थी जिसके अगेंस्ट सिविल प्रोटेस्ट सपोर्ट कर रहा था यूएस। तो नॉर्थ कोरिया नेचुरली एंटी यूएस स्टैंड लेगा, और आज भी जो उनके लीडर हैं किम जोंग, वो एंटी यूएस स्टैंड ही रखते हैं और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। देखिए, अभी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोल करके, क्लासिकल या ओरिजिनल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोल करके अभी कोई देश बचा है नहीं। कहने को चाइना, क्यूबा या नॉर्थ कोरिया अपने आप को कहते हैं कम्युनिस्ट, बट इट इज जस्ट इन नॉमिनल सेंस, नाम के लिए। रियलिटी में चाइना के अंदर हमने इकोनॉमिक क्लास में भी देखा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में आए, इट हैज बिकम मोस्टली मार्केट ओरिएंटेड। वहीं अगर नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म वहां पे टोटलिटेरियन स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया गया है, मतलब एक डिक्टेटर से प्रैक्टिस की जाती है इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म अंडर प्रेजेंट डिक्टेटर किम जोंग उन। बट ठीक है, कहने के लिए अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं। सो वी कैन से कि इन नॉर्थ कोरिया देयर इज अ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एटलीस्ट इन नॉमिनल सेंस. In reality, it is a totalitarian state under dictatorship of Kim Jong-un. In South Korea, they are having democratic liberal government in line with the ideology of US and Western European country. तो ये है कोरियन वॉर की हिस्ट्री। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएस ने सदर्न रीजन में लोगों को मोबिलाइज किया था अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन कोरिया पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, एंड दैट इज व्हाई टिल डे यूएस एंड नॉर्थ कोरिया मेंटेन्स अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी। नॉर्थ कोरिया टाइम टू टाइम यूएस और उसके एलाइज जो हैं ईस्ट एशिया में, जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया, उनको थ्रेटन करता रहता है। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में भी बार बार टेंशंस होते रहते हैं। उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशंस हैव फ्लेयर्ड अप अगेन। ये कुछ कुछ दिनों पे होता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे कोई बहुत बड़ी नई खबर नहीं है, बट आई थॉट कि क्यों ना ये आर्टिकल लिया जाए जिससे आपको 38 डिग्री लैटिट्यूड जो बाउंड्री है बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वो बताया जा सके, डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वो बताया जा सके, और कैसे कोल्ड वॉर के दौरान प्रॉक्सी वॉर्स लड़े गए उसका एक एग्जाम्पल आपको बताया जाए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट इन पाकिस्तान। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एससीओ से रिलेटेड हमने कई सारी एनालिसिस की हैं, इस साल भी की हैं। जुलाई महीने में हमने एक डिटेल्ड एनालिसिस की थी एससीओ से रिलेटेड। वहाँ पे एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था कि एससीओ इज फेसिंग द कन्फ्लिक्ट या वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट, जो यूपीएससी ने साल 2023 में पूछा था। तो इसी कारण से डिटेल में आज मैं एससीओ नहीं पढ़ाऊंगा, बस ब्रीफली एक बार एससीओ के बारे में बता दूंगा और फिर करंट डेवलपमेंट्स देखेंगे। साल के अंत में तो फिर हमें पूरा साल का रिवीजन करना ही है बिफोर द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। एक बार वापस से एससीओ के बारे में देख लेते हैं। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब दुनिया के कुछ देशों ने मिलकर के ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था साल 2001 में। इसका मेन मकसद है कि मेंबर कंट्रीज आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे। अलग अलग एरियाज में दे विल एक्सप्लोर कोऑपरेशन। इसका सेक्रेटेरिएट है इन बीजिंग, चाइना। अगर बात की जाए मेंबरशिप की संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर अभी मेंबर हैं
चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ओरिजिनली इसके मेंबर्स थे ये सेंट्रल एशिया के 4 कंट्रीज। देखिए सेंट्रल एशिया में आपको बताया है कि 5 देश हैं, सारे तान वाले देश और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। उसमें तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी 4 देश जो हैं वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, प्लस चाइना एंड रसिया। दे वर ओरिजिनली मेंबर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट साल 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान वेयर गिवन मेंबरशिप ऑफ एससीओ। भारत को मेंबरशिप दी गई ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया। रसिया वांटेड कि इंडिया को लाया जाए एससीओ के अंदर। क्यों लाया जाए वो भी मैंने बताया था, आज उस डिटेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि रसिया चाहता था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो एनर्जी रिच कंट्री हैं वो अपना एनर्जी रिसोर्स ज़्यादा ज़्यादा चाइना को बेचते हैं, जिस कारण से उनकी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ गई है, वो डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम की जाए और भारत को भी मेंबर बनाया जाए एससीओ का, ताकि ये देश भारत के साथ भी कोऑर्डिनेट कर पाए। और चाइना की तरह भारत भी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, तो ये देश भारत को जब अपने एनर्जी रिसोर्सेज बेचेंगे तो उनकी डिपेंडेंसी ओवर चाइना कम होगी, तो एससीओ प्लेटफॉर्म पे चाइना का जो ग्रेविटी है, इन्फ्लुएंस है, वो थोड़ा कम होगा। तो कहीं ना कहीं एससीओ के अंदर भारत को मेंबरशिप दिलवाने के लिए जो रसिया का इंसिस्टेंस था वो ये बताता है कि चाइना एंड रसिया आर ऑल्सो नॉट ऑल वेदर फ्रेंड्स। दे आर कोलैबोरेटिंग इन सर्टेन एरियाज, स्पेशली इन दिस इंडो पैसिफिक रीजन, बिकॉज दे collectively want to challenge US dominance in the region, but at the same time Russia is looking forward to counter China in certain areas, because Russia does not want कि China emerge a global leader, a superpower at the cost of Russia. तो रसिया कहीं ना कहीं चाइना को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है इन सेंट्रल एशिया एज वेल एज वेस्ट एशिया, और उसी सेंट्रल एशिया बैलेंसिंग में ऑफ चाइना बाय रसिया, रसिया ने इंसिस्ट किया कि भारत को मेंबरशिप दिलाई जाए एससीओ की, ताकि भारत ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज को सोर्स करना शुरू करे फ्रॉम दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिससे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास 2 पोटेंशियल बायर क्रिएट हो जाएं, चाइना के अलावा भारत भी हो जाए, जिससे उनकी ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना कम हो और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस एससीओ प्लेटफॉर्म पे वो कम हो। तो रसिया के इंसिस्टेंस पे भारत को मेंबरशिप दिलाया गया एससीओ का साल 2017 में। तो अब चाइना कैसे चुप बैठ सकता था? तो चाइना ने कहा कि ठीक है, अगर इंडिया आएगा तो पाकिस्तान भी आएगा। तो चाइना के इंसिस्टेंस पे पाकिस्तान को मेंबरशिप दिला दी गई एससीओ की in 2017, and this is how India and Pakistan had joint entry as a member to SCO. India on insistence of Russia, and in order to counter influence of India, Pakistan was given entry on insistence of China. ईरान को बाद में मेंबरशिप दी गई, तो ईरान इज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO. अब करंट न्यूज पे आ जाते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग हुई हाल फिलहाल में 15 और 16 अक्टूबर को, यानी कि परसों और कल, इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। नेचुरल सी बात है कि पहले तो एक क्वेश्चन था कि भारत इसमें पार्टिसिपेट करेगा भी कि नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा न्यूज़ पेपर एनालिसिस में बताया है कि इंडिया सिंस उरी अटैक हैज़ बीन फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी ऑफ आइसोलेटिंग पाकिस्तान, और उसके लिए जरूरी है कि इंडिया मेंटेन्स नो रिलेशंस विद पाकिस्तान एंड आल्सो कन्विंस अदर मेंबर कंट्रीज इन एशिया, स्पेशली साउथ एशिया, टू हैव नो डायरेक्ट कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। तो ये भारत की पॉलिसी रही है उरी अटैक 2016 के बाद से कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें। जब पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग होगी तो क्या भारत उसमें पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा, दैट वाज अ क्वेश्चन। बट ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की मीटिंग थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट अंत में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने फैसला किया, मतलब भारत सरकार ने फैसला किया कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करेंगे भारत को इन दिस काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट ऑफ एससीओ एट इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो इसके साथ ही पिछले 9 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ उन्होंने मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिस एससीओ विजिट
या एससीओ की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करने का जो फैसला था भारत सरकार द्वारा, उनके ऑफ कोर्स हेड ऑफ द स्टेट ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है। 9 सालों में पहली बार बातचीत दोनों देशों के बीच में वापस से शुरू हुई है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मलाइजिंग टाइज विद पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हमेशा से ही चाह रहा है कि भारत के साथ टाइज नॉर्मलाइज हो, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, और पाकिस्तान अगर इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना चाहेगा तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि भारत के साथ उसके इकोनॉमिक रिलेशंस थोड़े स्ट्रेंथन हो, ट्रेड जो है वो प्रमोट हो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल सा ट्रेड रिलेशन बन सकता है जो दोनों देशों ने होल्ड कर रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की भारत में पॉपुलर हैं और भारत की पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, तो एक नेचुरल सा रिलेशन है, बट बोथ कंट्रीज हैव हेल्ड दैट रिलेशन। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो ना के बराबर है, इस कारण से दोनों ही साइड को एक इकोनॉमिक पोटेंशियल का नुकसान हो रहा है। बट भारत तो बड़ी इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, मच मच बिगर इकोनॉमी, इसलिए हमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान तो चाह ही रहा है कि भारत के साथ टाइज नॉर्मलाइज हो, बट ये विजिट से एक बार फिर अब ये समझ आ रही है कि इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू नॉर्मलाइज टाइज विथ पाकिस्तान। आगे देखते हैं इसमें हुआ क्या है। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी क्रिकेट टीम को भेजे in order to participate in Champions Trophy that is to be held in Pakistan in February 2025। अभी तक तो भारत का स्टैंड यही है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के साथ ही दोनों देशों के बीच में टाई जो हैं वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए। तो अब देखते हैं क्या होता है, वेदर इंडिया डिसाइड्स टू पार्टिसिपेट और नॉट अल्टीमेटली इन द चैंपियंस ट्रॉफी, वो अभी फाइनल डिसीजन होना बाकी है। बट कहीं ना कहीं क्रिकेट डिप्लोमेसी हैज बीन प्रपोज्ड बाय पाकिस्तान इन ऑर्डर टू रीस्टार्ट द डेवलपमेंट या रिवाइव टाइज बिटवीन द टू साइड्स। इंडियन टीम पिछले 17 सालों से पाकिस्तान नहीं गई है टू प्ले क्रिकेट, तो देखना होगा चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करती है या नहीं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूरोपा क्लिपर मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। हाल फिलहाल में नासा ने एक प्रोब मिशन भेजा है टू यूरोपा। यूरोपा जुपिटर प्लैनेट का मून है। ये जो प्रोब मिशन नासा ने यूरोपा के लिए भेजा है उसका नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन। क्लिपर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट इज एन ऑर्बिटर मिशन। वो यूरोपा जो जुपिटर का मून है उसके अराउंड सिर्फ ऑर्बिट करेगा, उस पर लैंड नहीं करेगा। ये यूरोपा क्लिपर मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए। जो यूरोपा है सेलेसियल बॉडी, जो जुपिटर का मून है, उसकी एक खासियत है कि इसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो आइसी क्रस्ट से बना है, बट उसके नीचे सब सरफेस ओशन है, पानी है, वाटर इन लिक्विड फॉर्म। टॉप मोस्ट लेयर पे आइसी क्रस्ट है, फिर सब सरफेस ओशन है, फिर नीचे रॉक्स एंड वोल्केनिक सी फ्लोर है जस्ट लाइक अर्थ। तो पॉइंट इज कि यूरोपा विच इज मून ऑफ जुपिटर इज हैविंग सब सरफेस ओशन, और इसी कारण से साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ की पॉसिबिलिटी है तो उन फ्यू ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है यूरोपा के ऊपर, बिकॉज वहां पे वाटर है इन दैट टू इन फॉर्म ऑफ लिक्विड इन सब सरफेस ओशन फॉर्मेट। So that is why this Europa Clipper mission is of interest for scientists. यूरोपा क्लिपर मिशन अभी भेजा गया है नासा द्वारा। वो जाएगा, ऑर्बिट करेगा अराउंड यूरोपा, स्टडी करेगा यूरोपा के सरफेस को और फाइंड करने की कोशिश करेगा कि ये जो वाटर है सब सरफेस ओशन, क्या उसमें लाइफ है या नहीं। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट एक एनुअल रिपोर्ट है, हर साल पब्लिश होती है।
जो दुनिया की दो इंटरनेशनल एजेंसी जो न्यूट्रिशन और हंगर से रिलेटेड काम करते हैं वो मिल करके पब्लिश करते हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये आयरिस एजेंसी है, एंड वेल्थ हंगर लाइफ ये जर्मन एजेंसी है। दोनों मिल करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ईयरली पब्लिश करते हैं। दिस रिपोर्ट इज बीइंग पब्लिश सिंस 2006। हर साल अक्टूबर महीने में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आता है। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, दिस रिपोर्ट एम्स टू ट्रैक हंगर एट ग्लोबल लेवल। हंगर मतलब लोगों की जो फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, खाने की जो जिनकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, दैट अल्टीमेटली लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन, उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है एट ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल एज वेल एज कंट्री लेवल। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 पैरामीटर्स मेनली नोट किए जाते हैं बाय दीज टू एजेंसी, जिसके बेसिस पे वो इंडेक्स पब्लिश करते हैं। अंडर नॉरिशमेंट, अंडर नॉरिशमेंट बेसिकली इज रिफ्लेक्टेड इन फॉर्मेट ऑफ डेफिशिएंसी इन कैलोरी इनटेक, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है और उससे कितना हम कम कैलोरी ले रहे हैं, उसके बेसिस पे तय होता है अंडर नॉरिशमेंट। चाइल्ड वेस्टिंग, कल भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा था, वेस्टिंग इज लो वेट फॉर हाइट, चाइल्ड स्टंटिंग, लो हाइट फॉर एज, एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर एज ऑफ 5। ये 4 पैरामीटर के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश होता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों को 0 से 100 के बीच में रैंक, 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है, और फिर उनके स्कोर के बेसिस पे उनको रैंक भी दी जाती है। तो अगर स्कोर मान लीजिए हो गया 0, तो इसका मतलब उस देश के अंदर कोई हंगर नहीं है। अगर हो गया 100 मतलब वर्स्ट। तो भारत की रैंक अभी हाल फिलहाल में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में पब्लिश हुई है, देखिए स्कोर अगर ज्यादा हुआ, जितना ज्यादा ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर हुआ, उतना समझिए कि उस देश के अंदर हंगर का प्रॉब्लम है, और जितना स्कोर कम हुआ समझिए कि उस देश में उतना हंगर का प्रॉब्लम कम है। ठीक है, तो सीवियरिटी ऑफ हंगर, पहले ये इमेज पे ध्यान देते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 पैरामीटर्स हैं, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, और चारों पैरामीटर को बराबर वेटेज नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश करने में। अंडर नॉरिशमेंट को 1/3 है वेटेज, चाइल्ड मोर्टेलिटी को 1/3 है, जबकि चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6 है। इन 4 पैरामीटर के बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर निकाला जाता है अलग अलग देशों का। और अगर स्कोर 50 से ज्यादा हुआ, मैंने आपको बताया कि स्कोर 0 से 100 के बीच में वैरी करता है, तो अगर स्कोर 50 से ज्यादा हुआ तो कहा जाएगा कि उस देश के अंदर एक्सट्रीमली अलार्मिंग लेवल ऑफ हंगर है। अगर 35 टू 49.5 हुआ तो अलार्मिंग लेवल ऑफ हंगर है। अगर 20 टू 34.5 हुआ तो सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। अगर 10 टू 19.9 हुआ तो मॉडरेट लेवल ऑफ हंगर है। 9.9 से अगर कम स्कोर हुआ तो कहा जाएगा कि लो लेवल ऑफ हंगर है। तो मुद्दा यह है कि किसी भी देश का स्कोर 0 से 100 के बीच में वैरी करता है। अगर 0 हुआ तो नो हंगर, 100 हुआ तो वर्स्ट लेवल ऑफ हंगर। ठीक है, तो जितना कम स्कोर हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में उतना अच्छा है। 4 पैरामीटर हैं, लेकिन चारों का बराबर वेटेज नहीं है। अब अगर बात की जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की, तो भारत का रैंक है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज, और स्कोर है 27.3। दैट पुट्स इंडिया इन दिस कैटेगरी, सीरियस कैटेगरी। तो भारत के अंदर जो हंगर का लेवल है उसको कहा जाएगा सीरियस लेवल ऑफ हंगर एज पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024। अगर ओवरऑल हंगर रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए, मेंस पर्सपेक्टिव से आपको याद करना होगा, तो 13.7% पॉपुलेशन इज अंडर नॉरिश्ड, 35.5% children under 5 are stunted, 18.7% of children are wasted, and 2.9% of children die before their 5th birthday। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी का डेटा ये है। मेन से पहले ये डेटा याद करेंगे, अभी रटने की जरूरत नहीं है, मेंस में सब डेटा काम आएगा। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 है,
ये कुछ और भी सजेस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम जस्ट गिविंग रैंक एंड स्कोर टू इंडिया। ये भी कहता है कि जीडीपी ग्रोथ और हंगर का या रिडक्शन इन हंगर का सीधा सीधा रिलेशन है नहीं। जैसे क्लास में भी हम पढ़ते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सेगमेंट में मैं आपको बताता हूं कि ग्रोथ इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, राइट। ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना होगा तब जाकर के डेवलपमेंट आएगा। वही बात यहाँ पे कही जा रही है इन दिस रिपोर्ट कि देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन जीडीपी एंड इट्स ग्रोथ एंड रिडक्शन इन हंगर। अगर जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ अच्छा खासा है, इसका मतलब ये नहीं कि हंगर घटेगा ही घटेगा। हमें ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना होगा, बेहतर पॉलिसीज बनानी होंगी फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, रिड्यूसिंग सोशल इनइक्वालिटीज, देन ओनली जीडीपी इंक्रीज या ग्रोथ विल हेल्प इन कर्बिंग हंगर। इसके लिए ये हंगर इंडेक्स रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे, एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना होगा। कल भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में चर्चा की थी कि सिर्फ फूड अवेलेबिलिटी पे नहीं बट न्यूट्रिशियस फूड प्रोडक्शन पे भी फोकस करना होगा। इसके लिए हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, साथ ही साथ डेडिकेटेड वेलफेयर स्कीम्स फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन वो भी लाना होगा। जैसे पीडीएस है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, फूड फोर्टिफिकेशन है, पीएम पोषण स्कीम है, इस तरह के स्कीम और लाने होंगे, तब जाकर के हंगर का प्रॉब्लम हमारा एड्रेस हो पाएगा। अच्छा, भारत की चिंता ये नहीं है कि हमारा रैंक खराब है, चिंता ये है कि एक तो रैंक खराब है बट हमारा रैंक और खराब होता भी जा रहा है। दैट इज अ प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए बात की जाए ईयर 2000 की, तो वहां पे 115 देशों में हमारा रैंक था 83। अब देखिए धीरे धीरे रैंक हमारा 127 देशों में घट करके हो गया 105। तो प्रॉब्लम इसकी रैंक तो खराब है ही, बट एट द सेम टाइम रैंक और खराब होता जा रहा है। दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। हाँ, ये बात अलग है कि स्कोर बेहतर हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ गुड थिंग, बट रैंक अभी भी खराब है और पिछले कई सालों से खराब ही है। अब भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को क्वेश्चन किया है कि ये डेटा एरोनियस है, ये डाटा सही नहीं है। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना है कि उन्होंने एक आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप लॉन्च किया है, पोषण ट्रैकर। उस पोषण ट्रैकर पे भारत के अंदर माल न्यूट्रिशन हंगर से रिलेटेड रियल टाइम डेटा अपडेट होता रहता है। और पोषण ट्रैकर को यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूएचओ जैसी एजेंसीज ने भी उनको अप्रिसिएट किया है। दे हैव कॉल्ड इट अ गेम चेंजर कि पोषण ट्रैकर भारत के अंदर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को रियल टाइम तरीके से ट्रैक कर रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट बनाने से पहले इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने पोषण ट्रैकर से डाटा नहीं लिया है, इन्होंने ऐसे रैंडम कुछ सर्वे करके डाटा लिया है। एंड दैट इज वाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कहना है कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो आउटकम है ये एरोनियस है। दे हैव नॉट टेकन डेटा फ्रॉम पोषण ट्रैकर विच रिफ्लेक्ट्स द रियल डेटा विथ रिस्पेक्ट टू हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन आवर कंट्री। पोषण ट्रैकर ऐप की अगर बात की जाए तो ये बनाया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। भारत सरकार की इनिशिएटिव है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एमिंग एट प्रमोटिंग न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल इन द कंट्री। उसी के अंतर्गत बनाया गया है पोषण ट्रैकर। इसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी बहन जी भी जिनको कहते हैं, उन लोगों को एक स्मार्टफोन दिया गया है। स्मार्टफोन्स हैव बीन प्रोक्योर्ड अंडर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इनिशिएटिव, और वो स्मार्टफोन उनको दिया गया है और स्मार्टफोन पे ऐप इंस्टॉल करके दिया गया है, पोषण ट्रैकर ऐप, जिसके मदद से ये आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं रियल टाइम में न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो अपडेट करते रहते हैं, जिससे रियल टाइम में हमें पता लगता रहता है अपडेटेड तरीके से कि देश के अंदर न्यूट्रिशन लेवल क्या है। एंड दैट इज वाई पोषण ट्रैकर हैज बीन अप्रिशिएटेड एज गेम चेंजर इन ट्रैकिंग न्यूट्रिशन लेवल बाय इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक एंड डब्ल्यूएचओ। और भारत सरकार का कहना है कि आपने पोषण ट्रैकर का डाटा तो लिया ही नहीं, तो दैट इज व्हाई इट इज एन एरोनियस मेथड टू रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसमें भारत का स्कोर जो है आपने उसके लिए जो डेटा लिया है वो एरोनियस डेटा है, इसलिए ओवरऑल रैंक या स्कोर भी एरोनियस है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा आपसे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है
कि भारत दुनिया का लार्जेस्ट या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्शन, चाहे वो मिल्क की बात कर ली जाए, राइस की बात कर ली जाए, व्हीट की बात कर ली जाए। इसके बावजूद भी हंगर इंडेक्स में हमारी रैंक इतनी खराब क्यों रहती है? इसी को कहा जाता है हंगर पैराडॉक्स फिनोमिना। तो आखिर हमारे देश के अंदर हंगर पैराडॉक्स है क्यों? पैराडॉक्स मतलब क्या? सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स। हाउ दिस टू थिंग्स कैन बी साइमल्टेनियसली करेक्ट, दैट इज अ क्वेश्चन। सो हंगर पैराडॉक्स आखिर देश में है क्यों? इस पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लॉजिकल सी बात है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बट पॉपुलेशन भी तो उतनी ही ज्यादा है, तो पर कैपिटा प्रोडक्शन कम है, हिडन हंगर का प्रॉब्लम है, ह्यूज वेस्टेज है। तो ये सब चीजें आप थोड़ा सा सोचेंगे तो अपने आप जवाब निकल करके आएगा। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको पहले के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कशन में दे चुका हूं। करंट डेटा थोड़ा सा इस्तेमाल करें और फिर आंसर लिखने की कोशिश करें एंड देन कंपेयर द आंसर विद द स्टैंडर्ड आंसर मेंशन्ड हियर, जिससे आपको थोड़ा सा और डेट या डेटा मिल जाएगा। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर वुड बी बोथ। यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड तो सीधा सीधा जवाब होगा ऑप्शन ए। ग्रीन वॉशिंग अगेन सिंपल क्वेश्चन। एंड थर्ड, अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम। यहाँ पे ये 400 आवर्स के कारण गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए 40 आवर्स। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।